वैज्ञानिकों ने जब ये जानने की कोशिश की कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तमाम जीव जंतु जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, जब वो ये समझने की कोशिश करते हैं तो उनका रिसर्च एस्टेरॉइड पर जाकर खत्म हो जाता है और वो ये दावा करते हैं कि इन्हीं एस्टेरॉइड के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन आया और यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन अब जो ताजा रिसर्च हुआ है उसमें कुछ बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि किस तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतु के जो लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तैयार हुए और किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इस बेहद ही हैरान करने वाले शोध के बारे में तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन अगर अंतरिक्ष से आया, अगर एस्टेरॉइड के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर आया, तो दरअसल उस जीवन का स्रोत क्या है, कहां से ये जीवन हमारी पृथ्वी पर आया, वो कहां पे इस जीवन की उत्पत्ति हुई और इस जीवन से जुड़े हुए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें पाए जाने वाले तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, ये तमाम जानकारी अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों के शोध से सामने निकलकर आने लगी है। तो ऐसा ही एक शोध किया है वैज्ञानिकों ने और उसी शोध के बारे में तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आइए हम सफर की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि अगर एस्टेरॉइड अपने साथ जीवन लेकर पृथ्वी पर आया तो वो किस तरीके से आया और कहां से वो जीवन लेकर आया। ये तमाम चीजें शोध में खुलकर सामने आ चुकी है और इस शोध को करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी पृथ्वी पर अगर जीवन एस्टेरॉइड के माध्यम से आया है तो ये केवल एक इकलौता सच नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी पर जीवन लाने के लिए इंटरस्टेलर क्लाउड की भी बड़ी अहम भूमिका रही है और इसी के कारण सौर मंडल में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ को बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। और आपको बता दूं कि ये जो इंटरस्टेलर क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे बादल होते हैं जहां पर गैस, प्लाज्मा और धूल बड़ी मात्रा में मौजूद होती है, यानी कि एक तरीके का उसका समूह बना हुआ होता है और यही होते हैं इंटरस्टेलर क्लाउड। और वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे यूनिवर्स में सबसे पुरानी चीजों के बारे में बात की जाए और उन्हीं वस्तुओं में से एक है वो एस्टेरॉइड जिनको कहा जाता है कार्बोनेशियस चोंड्राइटिस, जिन्होंने लाइफ फॉर्मेशन में बहुत जबरदस्त योगदान दिया है और उनमें कई अलग अलग अणु और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एमाइन और अमीनो एसिड भी शामिल है जो जीवन के प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक हैं और इसी प्रोटीन की मदद से हमारे पृथ्वी पर मौजूद तमाम जीव जंतुओं के मांसपेशियों के टिश्यूज बनते हैं। और वैज्ञानिकों ने बताया कि जो अधिकतर मेट्रॉइड्स होते हैं, जो अधिकतर उल्का पिंड होते हैं, उसके टुकड़े मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉइड बेल्ट में बहुत पहले टूट गए थे और लाखों वर्षों पृथ्वी के टकराने से पहले ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। और पहली बार में कार्बोनेशियस चोंड्राइटिस में अमीनो एसिड कैसे मिला होगा, इस पर जवाब देते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि अधिकांश उल्का पिंड एस्टेरॉइड से आते हैं और वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला सेटिंग में एस्टेरॉइड स्थितियों पर काम करके अमीनो एसिड को एक बार फिर उत्पन्न किया, उसको पैदा किया और इस प्रक्रिया को उन्होंने जलीय परिवर्तन कहा। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ये जो तमाम इंटरस्टेलर बादल होते हैं उसमें अमीनो एसिड का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें नहीं मिला है, बल्कि एमाइन का प्रमाण मौजूद है। लेकिन इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर बादल अमीनो एसिड प्रदान कर सकता है
और वैज्ञानिकों ने इसी को आधार बनाकर अमीनो एसिड के गठन का अनुकरण किया, जैसा कि इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड में होता है। और इस शोध में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि हम लोगों ने ऐसी बर्फ बनाई जो बादल में बहुत आम है, और उन्होंने ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभाव को जानने के लिए इसकी किरणों को तोड़ा। इसके बाद उन्होंने एक कार्बनिक अवशेष बनाया। वैज्ञानिकों ने फिर जलीय परिवर्तन के माध्यम से एस्टेरॉयड की स्थिति को फिर से बनाकर अवशेषों को संशोधित किया और पदार्थ का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने एमाइन और एमिनो एसिड की तलाश की। और इस रिसर्च के दौरान इंटरस्टेलर बर्फ प्रयोगों से एमाइन और एमिनो एसिड की विविधता स्थिर रही। ये हमें बताता है कि इंटरस्टेलर बादल की स्थिति एस्टेरॉयड के लिए काफी लचीली है, और ये स्थितियां उल्का पिंडों में पाए जाने वाले अमीनो एसिड के वितरण को प्रभावित कर सकती है। एस्टेरॉयड में केवल अमीनो एसिड से उसकी प्रचुरता दोगुनी हो गई, जिससे पता चलता है कि एस्टेरॉयड अमीनो एसिड की मात्रा को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के बारे में आगे बताया कि जब वैज्ञानिक इन नमूनों का अध्ययन करते हैं तो वे आमतौर पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेरॉयड प्रक्रियाएं क्या प्रभावित कर रही है, और अब हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि इंटरस्टेलर क्लाउड जीवन के निर्माण खंडों के वितरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो यही वो शोध है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की अगर उत्पत्ति हुई है तो उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो इंटरस्टेलर क्लाउड की भी है, और उसमें मौजूद बर्फ ने वो तमाम प्रक्रियाओं में भाग लिया जिसके कारण इंटरस्टेलर क्लाउड में अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। और ये वही प्रोटीन है जो हमारे और आपके शरीर में भी मौजूद है, और इसी के माध्यम से यहां पर मौजूद यानी धरती पर मौजूद तमाम जीव जंतुओं के जो मांसपेशी होते हैं उसके टिश्यूज बनते हैं, और उसके बाद एक पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और अब वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि भले ही इंटरस्टेलर क्लाउड से एमिनो एसिड पहुंचा हमारी पृथ्वी पर, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ और किस तरीके से इस इंटरस्टेलर क्लाउड और एस्टेरॉयड की मदद से ये जीवन हमारी पृथ्वी पर, या फिर ये भी संभव हो सकता है कि ऐसी ही प्रक्रिया किसी एक्सोप्लैनेट्स पे भी हुई हो और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद किसी दूसरे प्लेनेट पर ही हुई हो और वहां पर जीवन मौजूद हो। तो यही तमाम चीजें समझने में लगे हुए हैं वैज्ञानिक, और जल्दी ही इस पर एक रिसर्च करने के बाद कुछ नई जानकारी, कुछ ताजा जानकारी आप तक पहुंच पाए, और उसका माध्यम हो सकता है कि मैं ही बनूं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।